अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूके के अंदर हर दूसरे दिन एक नया प्रपोजल आता है, हर तीसरे दिन जाके एक नया लॉ बनता है, हर पाँचवें दिन या छठे दिन जाके ना उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है। और जो लोग सबसे ज़्यादा इन लॉ से इफेक्ट होते हैं ना वो लोग होते हैं जो इस मुल्क में नए नए आ रहे होते हैं या प्लान कर रहे होते हैं या वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। अब हुआ ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक नया प्रपोजल लाया गया है जिसको कहा जा रहा है 12 पॉइंट इमिग्रेशन प्लान। और इसका जो मेन पर्पज़ है ना वो पर्पज़ यही है कि इमिग्रेशन को कट डाउन करें, लोगों को यहाँ पे कम से कम आने दें। अच्छा, जो ये प्रपोजल लाया गया है ना ये लाया गया है एमपीज़ की तरफ से जो कि करंट गवर्नमेंट के हैं। अब हो ये रहा है कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं हमारे यहाँ। इलेक्शन जब भी होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान वाले इंडिया वाले में भी देखो यही होता है कि वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो आप अपने आवाम की ना ज़्यादा से ज़्यादा ना सपोर्ट चाहते हैं। सपोर्ट आपको कैसे मिलती है? जब आप उनके मफाद में बात करते हैं, जब उनके बेनिफिट में बात करते हैं। सो जो अभी 12 पॉइंट इमिग्रेशन प्लान प्रपोज किया गया है उसका मकसद भी यही है कि इमिग्रेशन को कट डाउन किया जाए और अपने लोगों को फैसिलिटेट किया। जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग हैं इनको जॉब्स ऑफर की जाए, इनको फैसिलिटेशन ज़्यादा मिले। सो आज हमने इसी प्रपोजल के 12 पॉइंट जो है इनमें से उन पॉइंट्स पे बात करनी है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इमिग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जो स्किल वीज़ा वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी, वो मैं आपको बाय द टाइम जब मैं पॉइंट बताऊंगी तो कुछ उसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे माइंड में कब से चल रही हूँ, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछी हैं। इवन इस प्रपोजल के बारे में मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया कि प्लीज़ जो कुछ बातें हैं ये क्लियर कर दें, हमें क्लियर नहीं हो पा रही कि ये होगा ये नहीं होगा, ये क्या चांसेस है इसके। सो सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया ना वो केयर होम वीज़ा वालों के बारे में रखा गया। उन्होंने कहा है कि जो हम प्रपोज करते हैं कि इन लोगों को जो टेम्परेरी हमने वीज़ा खोले थे अब हमें बंद कर देना चाहिए। अच्छा देखिए, अब से पहले ना मतलब लास्ट ईयर से पहले ना केयर होम वर्कर वीज़ा कभी भी शॉर्टेज स्किल में था ही नहीं। ये लास्ट ईयर से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन अब क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ गए और इतना ये एक्सप्लॉइट हो रहा है ये वीज़ा कैटेगरी जिसकी कोई हद नहीं है। स्पेशली हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में जितने लोग इस वीज़ा पे आ रहे हैं, यहाँ पे अब वो आते हैं, यहाँ पे काम अवेलेबल नहीं है, वो घरों में बैठे रहते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, जॉब मार्केट को जिससे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि यार इस कैटेगरी को बंद कर देना चाहिए टोटल। आपको अगर पता हो तो एनएचएस ने ऑलरेडी बंद कर दिया है वीज़ा देने पाकिस्तान से स्पेशली लोगों को। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है ना, मतलब जो स्कीम है ये क्लोज हो जाएगी सूनर और लेटर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से इतने ज़्यादा, नेपाल से इतने ज़्यादा लोग यूके में आ चुके हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ आ गए, जिससे आपकी ना जो इकोनॉमी है उस पर बर्डन जा रहा है। क्योंकि आप पूरी पूरी फैमिली जब ला रहे हैं तो बच्चे तो आपके लोकल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं ना, मतलब लोकल स्कूल में बर्डन जाके पढ़ रहा है आपके, क्योंकि एनएचएस की फैसिलिटी यूज़ करें तो एनएचएस पे बर्डन पड़ रहा है। मुझे लगता है ये कैटेगरी सूनर और लेटर बंद हो जाएगी। यूके में ना एक बात बड़ी मशहूर है, अगर कोई भी चीज़ प्रपोजल के तौर पर पेश की जाती है ना, लाइक ब्रेक्जिट का हम कब से सुन रहे थे, मतलब ब्रेक्जिट का कोई 6-7 सालों से सुन रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वो हो गया। सो अगर कोई चीज़ प्रपोजल में होती ना तो वो इम्प्लीमेंटेशन में आ ही जाती इवेंचुअली। और मैं एक्चुअली आपको ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी जॉब्स अवेलेबल नहीं है केयर होम वर्कर वीज़ा कैटेगरी में। लोग 70-70, 80-80, 90-90 लाख दे के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है जॉब अवेलेबल। एजेंट्स आपसे पैसे ले रहे हैं, आपका पैसा खा रहे हैं, हराम कर रहे हैं, लेकिन आपको काम नहीं दे रहे यहाँ पे आने के बाद। सेकंड पॉइंट इस प्रपोजल का कहता है जनाब 38,000 मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड होना चाहिए अगर स्किल वीज़े पे कोई आ रहा है इस कंट्री के अंदर। रिगार्डलेस कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस फील्ड में काम करने आ रहे हैं, सबका थ्रेशोल्ड मिनिमम है ना 38,000 होना चाहिए। मतलब आपको 38,000 स्पॉन्सर ऑफर करे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 38,000 आपको सब स्पॉन्सर यहाँ पे ऑफर करें। क्योंकि अगर आप आईटी की फील्ड से, आप नर्सिंग की फील्ड से या मेडिकल की फील्ड से तो समझ में आता है कि आपको ये ऑफर कर देंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत मुश्किल है, क्योंकि 38,000 इज कंसिडर्ड एज गुड अमाउंट इन यूके। अच्छी खासी अमाउंट है ये। मुझे नहीं लगता कि आप इस सैलरी के ऊपर स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं अपने। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कोई स्पॉन्सर ढूंढ सकता है, वो स्किल वीज़ा कैटेगरी पे आ सकता है, तो जनवरी से पहले पहले आने की कोशिश करें। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे ना, ये इससे भी नास्टी प्रपोजल लेके आएंगे। और क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतने तो वो कुछ भी कर लें, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। सो हो सकता है कि जो भी ये प्रपोजल में इस वक्त ये पॉइंट्स रखें, इनमें से कुछ चीज़ों को वो टेम्पररी लेके आएँ, कुछ वक्त के लिए लेके आएँ, उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दें। लेकिन वो कोशिश करेंगे जितना वो इमिग्रेशन को टाइट कर सके, जितना अपने आवाम का कॉन्फिडेंस जीत सके, वो जीतें। सो अगर आप स्किल वीज़ा पे आने का सोच रहे हैं यूके में, इस वक्त स्पॉन्सर ढूंढ रहे अपना, तो अपनी कोशिश आप तेज़ कर दीजिए। एंड प्लीज़ वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर कि भाई मैं किसी को भी जॉब नहीं देती, ना ही मैं कोई वीज़ा ऑफर करती हूँ किसी को। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ, आपको मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझसे ये मत कहा करें कि प्लीज़ जॉब दे दें या फिर हमें वीज़ा दे दें। मुझे बहुत बुरा लगता है। आई विश कि मैं आप सबको कुछ, आप सबकी कोई हेल्प कर सकूं, कोई आपको फैसिलिटेशन दे सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ऐसे लिंक्स नहीं है कि मैं आपको वीज़ा दे सकूं या जॉब दे सकूं। और जहाँ तक ये बात है ना कि स्पॉन्सरशिप कैसे ढूंढे, तो स्पॉन्सरशिप ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका, वो है ऑनलाइन जॉब से अप्लाई करना। आपको वहीं से स्पॉन्सरशिप मिलती है, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। अच्छा, इस प्रपोजल का थर्ड पॉइंट ये है कि जो इन्होंने ऑलरेडी बैन लगा दिया ना जनवरी 2024 से डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर, वो कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड कर दें। इसको एक्सटेंड करने से ये होगा कि 75,000 इमिग्रेशन का नंबर जो है नीचे चला जाएगा, माइग्रेशन का नंबर आप कह लीजिए।
सो जो लोग 1 साल का मास्टर्स करने आ रहे हैं या बैचलर्स करने आ रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट्स बिल्कुल नहीं ला सकेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये बात करें एक्सटेंड करने की तो हो सकता है 5-6 साल या 8-10 साल के लिए एक्सटेंड कर लें इस बैन को। लेकिन इस प्रपोजल में इन्होंने एग्जैक्ट फिगर एक्सप्लेन नहीं की, उन्होंने कहा है बस इसको एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड कितना करें ये बात अनक्लियर है अभी भी। सो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स को लाने का तो आप सितंबर के इनटेक में और दिसंबर के इनटेक में ला सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज अक्टूबर में और दिसंबर में भी इनटेक ऑफर करती हैं, तो आप वो सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बट जैन 2024 के बाद आप नहीं ला सकेंगे अपने डिपेंडेंट्स को अगर आप मास्टर्स करेंगे, बैचलर कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि कितने अरसे तक ये बैन लास्ट करेगा। बट इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी तो आप अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। इस प्रपोजल का 4th पॉइंट ये था कि वो ये कह रहे हैं कि जी जितने भी बच्चे यहाँ से मास्टर्स कर लेते हैं 2 साल का, उसके बाद उनको पीएसडब्ल्यू ऑफर ना किया जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि अगर ये प्रपोजल सच्ची मुझी इम्प्लीमेंटेशन में आ गया तो यूके आने का किसी को भी कभी फ़ायदा होना है। देखिए अगर एक कंट्री में आप लाखों रुपया लगा के आ रहे हो और यहाँ पे आप जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं लेते, आपको कोई फ्यूचर बनने की गारंटी नहीं है, तो आप आएंगे क्यों यहाँ पे भाई। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मुल्क अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अवेलेबल इन द सेंस कि वहाँ पे ऑफर होते हैं कोर्सेज, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफर होती है। यहाँ तो ये कुछ अर्से पहले ये भी प्रपोज करके बैठे हैं कि भाई इमिग्रेशन को 5 साल से हटा के 8 साल पे लगा दिया जाए, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है वो 8 साल कर दिया जाए, उसके बाद आपको नेशनलिटी मिलेगी। तो भाई अगर ये इमिग्रेशन को इतना ज़्यादा सख्त कर देंगे, प्रोसेस को इतना ज़्यादा मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देंगे तो आएगा कौन इस मुल्क में। लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताऊँ, ये मुल्क चलता है स्टूडेंट्स के ऊपर। जितना ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पैसा लाता है ना जब पढ़ने के लिए आता है, कोई और इनका सेक्टर लाता ही नहीं है। ये तो आलू उगाने के अलावा कुछ करते ही नहीं कि उसके अलावा भी कुछ मतलब कहें कि भाई हमारे पास इस सोर्स से पैसा आता है। तो इनके पास मेजॉरिटी जो पैसा आता है वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट लेके आता है, लोकल बच्चा तो यहाँ पढ़ता ही नहीं। वैसे भी जीसीएसई कर ले वही बड़ी बात है इनके लिए। सो लेट्स सी ये क्या करते हैं। ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, ये लॉ नहीं बना है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। लेकिन ये बात जो पीएसडब्ल्यू वाली बात है ना, ये बात मैं बहुत अरसे से सुन रही हूँ। और आपको मैं एक और बात बताती चलूँ, आई थिंक 2013 या आई थिंक 12 में ना पीएसडब्ल्यू क्लोज हो चुका है एक दफ़ा, और आई थिंक 18 या 19 में जाके दोबारा खुला था। तो ये एक दफ़ा पीएसडब्ल्यू बंद कर चुके हैं। अब ये नहीं पता कि ये पीएसडब्ल्यू दोबारा बंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ अपने ऑप्शन खुले रखें। आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्राई करें, पढ़ने के लिए जा रहे हैं आप जर्मनी की तरफ ट्राई करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्राई करें, कनाडा ट्राई करें, आप यूके में भी अप्लाई करें। इट्स नॉट बैड टू अप्लाई हियर, बट अपने ऑप्शंस खुले रखें। डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे आपके कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पे आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना इस प्रपोजल का, वो भी स्टूडेंट्स के खिलाफ ही समझे। उसमें वो कह रहे हैं जी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया जाए जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिनकी लास्ट उनके एग्जाम्स में जिस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रही हो। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं जितनी भी लो परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ की, उनको एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से ही निकाल देना चाहिए। सो जनाब अगर ये आ गया ना इम्प्लीमेंटेशन में वाला पॉइंट, उससे होना ये जितनी भी 2.5 के 2 GP के इर्द गिर्द बच्चे हैं ना, वो तो टाटा बाय बाय समझें, वो तो फिर नहीं आ सकते। सारे 3 और 4 वाले बच्चे यहाँ पे आपको मिलेंगे, बाकी बच्चे अल्लाह हाफिज़ हैं। और साथ साथ जितनी भी लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनके ऊपर तो ताला लग जाना है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ तो चलती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर है। लेकिन वैसे रिगार्डलेस ऑफ दिस मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई अच्छी रैंक वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आप आ रहे हैं इतना पैसा लगा रहे हैं, 2-4 हज़ार ऊपर और लगा लीजिए। उससे ये होता है कि अगर आप अपनी कंट्री में वापस भी जाते हैं तो वहाँ पे भी वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होती है। अगर आप इंटरनेशनली भी किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी डिमांड होती है, वहाँ पे भी उस यूनिवर्सिटी की कदर की जाती है। मतलब ये नहीं ना जो यूनिवर्सिटी की यूके की सबसे थकी हुई यूनिवर्सिटी आप उसमें अप्लाई करें, आप बोले जी हमने यूके आना तब तो आ गए, उसके बाद ना आपको यहाँ मिलने वाला है कुछ, अगर मतलब पीएसडब्ल्यू वगैरह आपको नहीं ऑफर होता, आप वापस जाएं तो वहाँ पे भी आपको कोई पूछने वाला नहीं, किसी और मुल्क में जाए तो वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। 2-4 हज़ार ऊपर लगाएं लेकिन अच्छी उस चीज़ में पढ़ें। अच्छा जी जो इस प्रपोजल का लास्ट पॉइंट है जो रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब इसमें वो कह रहे हैं कि IHS की फ़ीस को इंक्रीज़ कर दिया जाए। IHS की फ़ीस क्या होती है, जब आप यूके में पढ़ने आते हैं तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस NHS को, विच इज़ अराउंड 400 और 500 पाउंड, आई थिंक 400 समथिंग वो है, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे इस वक्त याद नहीं है। खैर वो बच्चे पे करते हैं यहाँ पे जितना भी उनका वीज़ा जितने ईयर के लिए होता है, जितने टाइम के लिए होता है। अब जनाब इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज दिस फीस अप टू 2700 पाउंड। 2700 पाउंड मतलब इज़ अ ह्यूज अमाउंट, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 9.5 लाख बनते हैं, और आई थिंक इंडिया के शायद 3 लाख के आसपास कोई अमाउंट बनती है, विच इज़ टोटली इनसेन अमाउंट। सो उन्हें लगता है अगर सर चार्ज इंक्रीज़ कर देंगे, ये इंश्योरेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे स्टूडेंट डिस्करेज होंगी इस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए यूके की। सो कि डेफिनेटली होंगे, टू बी ऑनेस्ट, हु वुड पे 10 लाख फॉर इंश्योरेंस अमाउंट, मतलब सिर्फ 10 लाख आप इंश्योरेंस के पे कर रहे हैं, कोई नहीं पे करना चाहेगा। अब पॉइंट ये है कि इंप्लीमेंटेशन के कितने चांसेस हैं। इन्होंने 12 प्रपोजल दिए जिसमें कुछ लोकल से रिलेटेड भी थे, ब्रिटिश लोगों से रिलेटेड थे, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड थे। मैंने सब वो बताया जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड थे, जो स्किल्ड वर्कर्स वगैरह को मतलब इफेक्ट करेंगे।
एंड टू बी ऑनेस्ट जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना, ये रोज़ के हिसाब से नए नए प्रपोजल्स ला रहे हैं और ये 12 के 12 ना से ये कोशिश करेंगे 3-4 तो इम्प्लीमेंटेशन में लेके ही आए ताकि लोगों को ज़रा ना काम डाउन करें लोग, क्योंकि लोग पैनिक है। लोग कह रहे हैं भाई हमारे पास जॉब्स नहीं है। जब ब्रेग्जिट हुआ तो उसका पॉइंट भी यही था कि अगर ब्रेग्जिट हो जाता है तो लोकल्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है, लोकल्स को जॉब मिलेंगे, लोकल्स को घर मिलेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं आफ्टर ब्रेग्जिट। सब बंदे यहाँ परेशान ही हैं, बल्कि उल्टी महंगाई हो गई यहाँ पे। सो मेरा आइडिया है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, चाहे वो टेम्परेरी ही क्यों ना इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, लेकिन वो करवाएंगे क्योंकि सारा खेल कुर्सी का है। गवर्नमेंट हाथ में होगी तो ही वो कुछ कर सकेंगे। गवर्नमेंट को लूज करना या अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए चाहे इन्हें सख्त से सख्त कदम ही लेना पड़ेंगे, लेंगे ताकि इमिग्रेशन को डिक्लाइन कर सकें, अपने लोगों को जो आपके ब्रिटिश लोग हैं इनको सेटिस्फाई कर सकें। सो जनाब अभी तक तो सब कुछ प्रपोजल पे ही है, सब कुछ हवाई बातें ही हो रही हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि इम्प्लीमेंटेशन में कब और क्या चीज़ आने वाली है। लेकिन अगर आप यूके आना चाहते हैं और अगर अभी भी आपने मतलब स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है, स्किल वीज़े पर अप्लाई करना है या आप पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़रा तैयारियां तेज़ कर दें। जनवरी 2024 से पहले आने की कोशिश करें ताकि आप इस लॉ से बच सकें जितने भी रिस्ट्रिक्शन आने वाली है इन फ्यूचर अगर आ जाती हैं इन केस। सो जनाब आज के ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।